नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे आप, अभी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। पटवारी, लेखपाल, खनिज सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, जो भी उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी द्वारा पेपर आयोजित करवाया जाता है, उसमें हिंदी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न अ, आयोग द्वारा पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो अभी यूकेपीएससी ने एग्जाम करवाया था, प्रवक्ता हिंदी का जो एग्जाम करवाया था अभी हाल ही में, उसमें हिंदी ग्रामर के किस टाइप के प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को साथ लेकर के हम चलेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि आने वाले एग्जामों में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आज का, आपकी स्क्रीन पर। ठीक से पढ़िए प्रश्न को। ऐसे वाले प्रश्न जब आते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, जल्दीबाजी नहीं करें। इसमें पहला प्रश्न है कथन एक, संज्ञा के साथ विशेषण के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कथन सेकंड है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे उस संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं। और तीसरा कथन इसमें लिखा हुआ है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तीन कथन हमारे पास हैं और ये कूट हमारे पास यहाँ नीचे दिए हुए हैं। हमें चुनाव करना है कि कौन सा वाला कथन सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए, आपने अब तक आंसर लगा दिया होगा, नहीं लगाया होगा तो मेरे साथ देखेंगे आप। देखो, पहली बात बोल रहे हैं कि संज्ञा के साथ विशेषण के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है जी, तो ये बात बिल्कुल सही है। संज्ञा का मतलब नाम होता है, और नाम चाहे वो किसी प्राणी का हो, वस्तु स्थान का हो, सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि क्रिया का फल है ना, जिस संज्ञा पे पड़ता है या जिस विशेषण पर पड़ता है उसे कर्म कारक, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा कारक, उसे जो है उस संज्ञा को जो है कर्ण कारक। तो साधन के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, यानी कर्ण कारक होता है। ये कथन दो भी सही है। और तीसरा जो कथन दिया हो कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान, है ना, उसे अपादान, तो अपादान कारक यहां पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां पर संबोधन होता है, पुकारना होता है, ठीक है जी, जहां पर संबोधन कारक आता है ना, संबोधन के अर्थ में पुकारा जाता है। और अपादान कारक जो है तीन कंडीशन में होता है, या तो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। दूसरा जो है डर या भय के अर्थ में जो है भी अपादान कारक होता है। ठीक है जी, तो अलग होने के अर्थ में भी और डर या भय के अर्थ में भी। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होगा? अपादान कारक। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर देखो आप, है ना, आपने देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अलग संप्रदान, है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है जी, अलग होने के अर्थ में क्या होता? कर्म। और उसके अलावा एक और बात जो मुझे याद नहीं आ रही थी, याद आ गई, तुलना के अर्थ में, यानी एक संज्ञा की जब दूसरी संज्ञा से तुलना की जाती है। जैसे बोलेंगे राम श्याम से लंबा है, तो यहाँ पर राम श्याम से लंबा है तो तुलना हो रही है, तो यहाँ भी अपादान कारक हो सकता है ना। राम सांप से डरता है तो यहाँ पर भय के अर्थ में अपादान कारक होगा, है ना। राम छत से कूद पड़ा, यहाँ छत से अलग हो गया है तो अलग के अर्थ में, डर या भय के अर्थ में, और तुलना के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होता है। इसलिए ये बात गलत हो जाएगी, यानी ए और दो हमारा सही हो जाएगा। यानी कौन सा वाला? एक और दो दोनों। तो आंसर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये प्रवक्ता हिंदी का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा होता ग्रामर का। तो ग्रामर के मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, इनसे अंदाजा ये लगता है कि आने वाले जो एग्जाम है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और प्रवक्ता हिंदी वाले जो मुझे सुन रहे होंगे, है ना,
हो सकता है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, हो सकता है आपका पेपर ठीक ठीक रहा होगा, और हो सकता है आपका पेपर जो है आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ होगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय से पहले और भाग्य से पहले किसी को नहीं मिलता है ना। एक दिन सबका समय आता है, लगातार तैयारी करते रहिए, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, लेकिन जो लगा रहता है उसका सिलेक्शन होता है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कथन पहला है इसमें, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और दूसरी बात लिखी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें बताने कौन सा एक सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, केवल, है ना, यहां पर बोला केवल दो सही है, या कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत है। तो यहां पर बताइए कौन सी बात आपको सही लगती है। भाई दो स्वरों का जब मेल होता है तो उनसे जब विकार होता है तो उसे जो है स्वर संधि कहेंगे, व्यंजन संधि क्यों कहेंगे? दो स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। भाई विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन मिलेगा तो विसर्ग संधि होगी, स्वर संधि थोड़ी होगी, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो ऐसे में यहां पर कथन एक और दो दोनों हमारे क्या निकल गए? गलत निकल गए। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस टाइप में दे दिया तो थोड़ा पढ़ने में सब्र, है ना, सब्र रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है थोड़ा सा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है, जब दो शब्द मिलकर, जब दो शब्द मिलकर यानी समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। क्या ये बात सही है? आप ध्यान करो, है ना। अगर आप प्रवक्ता हिंदी वाले हैं तो आपने ये पेपर क्वेश्चन देखे हैं, और अगर आप जो है ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, तो आपको बड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा ये कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगे। ठीक है जी। दूसरा है इसमें, बहुब्री समास में दोनों शब्दों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य अन्य, ये गलत शब्द किया, अन्य की ओर या अन्य शब्द की ओर संकेत नहीं करता है। ठीक है जी, अन्य की ओर या अन्य शब्द की ओर संकेत नहीं करता है। अब देखो दे रखे हैं, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है किंतु दो सही नहीं है, और कथन दो सही है किंतु एक सही नहीं है। तो ये लंबे लंबे है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बड़ी बारीक ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जब दो शब्द मिलकर, आप देखो जरा, आंसर आपने लगा दिया होगा, आपने तो टिक कर दिया होगा। अब देखो, जब दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द, है ना, की ओर जो है इशारा करते हैं, तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है, तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। ये बात सही है। बहुब्री समास में दोनों शब्दों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है और समस्त पद, कोई भी प्रधान नहीं होता, समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत नहीं करता। जब किसी अन्य की ओर, तीसरे पद की ओर संकेत करता है, ये संकेत नहीं करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। संकेत करता है भाई, है ना, संकेत करता है। अब यहां पर देखो आप, ये वाली बात तो गई गलत और ये वाली बात हो गई सही। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक तो सही है लेकिन दो क्या है? गलत है। एक सही है किंतु दो सही नहीं है। तो सी वाला आंसर हम बिल्कुल करेक्ट करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यहां पर बताना है। वैदिक काल में हिंसा नहीं थी, वैदिक यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती थी, वेदों में हिंसा का जिक्र नहीं है, वेद हिंसा को अवैध ठहराते हैं। तो सोचिए, लगाइए कौन सा आंसर होगा। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, बताइए फटाफट करके। जो बी की तरफ है बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। वैदिक यज्ञ में की गई हिंसा जो है
हिंसा नहीं मानी जाती है, ये इसका जो है बिल्कुल सटीक आंसर है, सही अर्थ है। पांचों प्रश्न देखेंगे। तदर्थ पद किस संधि के विनियमों से निर्मित है? प्रदत्त विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत सिंपल सा भाई, तदर्थ शब्द में कौन सी संधि है या तदर्थ है ना, इन विकल्प में से चुनना है कि कौन सा संधि का नियम लगा हुआ है यहाँ पे। व्यंजन संधि है, यण संधि है, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि। ये सारी तो भाई स्वर संधि के अंदर आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे तीनों जो है स्वर संधि के अंदर आएगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा व्यंजन संधि, ठीक है जी। तत् आएगा, तत् धन अर्थ बनेगा, ता का जो है दा बन जाएगा, और ये वाला जो आ है तद हो जाएगा, ये अर्थ बन जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये इस प्रकार से तद अर्थ बन जाएगा, ठीक है। आगे जब संधि पढ़ेंगे हम, संधि मैंने यूट्यूब में पढ़ाई हुई है, आगे जब क्लास लेंगे तो वहां डिटेल में बताएंगे आपको, इतना आप जानते हैं। आगे देखो छठा प्रश्न, कथन एक है, क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया की प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। क्या यह बात सही है? दूसरी बात है, कथन सेकंड है, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस आधार पर आपको जो है चुनाव करना है, ठीक है। क्या कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही हैं, कथन एक और दो दोनों गलत है। इसमें बताना आपको कौन सा करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो पहली वाली जो बात है कि क्रिया का मूल धातु है, बिल्कुल सही बात है। क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है ना। जैसे हम पढ़ना बोलते हैं तो पढ़ना का मूल क्या हो जाएगा? पढ़। संस्कृत में बोलेंगे पठ, है ना। लिखना का क्या हो जाएगा? लिख। हंसना क्या हो जाएगा? हंस। तो सही बात है, क्रिया का मूल धातु, ठीक है, ये बात सही है। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार? दो प्रकार, मूल धातु और यौगिक धातु। तो यहाँ पर हमारी दोनों बात बिल्कुल सही हो जाएगी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, बिल्कुल सी वाला आंसर हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। इन क्वेश्चनों से आप अंदाजा लगा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप भाषा शब्द संस्कृत किस धातु से बना हुआ है, ठीक है जी। भाषा शब्द, है ना, मेरे नोट्स की पहली लाइन यही है, जब मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो पहली लाइन में यही कराता हूँ, और पहली लाइन का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल सा है। कई बार हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते, यही गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन नोट्स से हैं, जिन्होंने नोट्स ठीक से पढ़े हुए हैं क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं भाई। एक ही समझना पड़ता है, चीजों को समझ के करना पड़ता है, रटना नहीं है। तो भाषा शब्द संस्कृत किस धातु से बना है? भाष से बना हुआ, भाष से बना हुआ, भाष्य से या भाष से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, बी वाला। भाष शब्द जो है भाष से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न ये रहा, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है? क्या तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, बहुब्री समास है, या द्वंद्व समास है? भाई दोनों पद, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है, और इन दोनों के मिलने को है हम क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं। एक समस्त पद होता है, और समस्त पद का जो शुरू वाला पार्ट होता है इसे पूर्व पद बोलते हैं, और जो बाद वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने राजपुत्र लिखा, राजपुत्र जो है समस्त पद हो गया, और यहां पर राजा कर देंगे या राज कर देंगे, ये हो जाएगा पूर्व पद और ये हो जाएगा उत्तर पद, ठीक है। तो यहां पर द्वंद्व समास हमारा आंसर हो जाएगा, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये रहा अगला प्रश्न, अंधविश्वास में कौन सा समास है? अंधविश्वास में बताना भाई, अंधविश्वास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है? ठीक है जी। यहां पर देखो, अंधा और विश्वास, अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास, है ना। जहां पर विशिष्ट और विशेषण, जहां उपमेय और उपमान का संबंध बताया जाता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़े हैं, समास पढ़े हैं आपने, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए बातों को,
जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो मतलब पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास है उससे पहले का जो है उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रागैतिहासिक। अप्रागैतिहासिक। अप्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्राच्य, ऐतिहासिक। रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी वाला प्रागैतिहासिक, है ना। जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का हो उसके लिए एक शब्द आएगा क्या? प्रागैतिहासिक आएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला 11वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? देखो आप, कारक है और विभक्तियां हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यहां पर बताया है कि उपयुक्त युग्मों में कितने सम्मिलित हैं? कितने सम्मिलित हैं? तो संप्रदान को के लिए भाई देखो क्या सही है? अपादान ये हो सही है क्या? ये संबंध है, ये संबंध है, क्या ये सही है? अधिकरण क्या ये सही है? लगा दिया होगा आपने आंसर, लगा दिया, ठीक है जी। भाई संप्रदान ठीक है, संप्रदान के लिए या हेतु। अपादान ये गलत हो जाएगा, संबंध ये भी गलत हो जाएगा, और मे पेपर ये सही हो जाएगा। तो यानी हमारा एक और 4 ये सही हो जाएगा, और 1 और 4 हमारे पास ऑप्शन में कहा है, ये डी विकल्प है, ये डी विकल्प में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कारक से है, यहां से भी प्रश्न आ रहे हैं जी। टॉपिक देखिए कहां कहां से प्रश्न बन रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का कौन सा है? देखो जी, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सा है ना? बहिष्कार है, संग्रहित है, मिष्ठान है, स्वादिष्ट है। ठीक है जी, यहां पर जो है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, कई बार पेपरों में आ रखा है। ठीक है, संग्रहित जो है, संग्रहित जो है इस प्रकार से लिखते हैं, और मिष्ठान को जो है मिष्ठान नहीं बल्कि मिष्ठान ऐसे शुद्ध लिखते हैं। ये पेपर में 2-3 बार आ रखा है, 2-3 बार आ रखा है सब्जेक्ट वालों के पास। और बहिष्कार, बहिधनकार, बहिष्कार ये ठीक है। स्वादिष्ट भी है ना, ठीक है। कुछ किताबों में कुछ जब आप सर्च करते हैं तो विकिपीडिया कई जो है स्वादिष्ट भी दिखा रहा है, कई स्वादिष्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर ये वाला हो जाना चाहिए। हालांकि कहीं कहीं ये भी ठीक बताया गया है, तो पहला वाला जब ठीक है तो ये ठीक हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बल्कि एग्जाम में जो है इस प्रकार से पूछा गया था, इस प्रकार से जो प्रवक्तक एग्जाम में वहां बहिष्कार लिखा हुआ था, तो ये बहिष्कार गलत हो जाएगा। अब यहाँ बहिष्कार है तो ये सही है। ठीक है, ये बहिष्कार गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए किस अनुच्छेद में निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित किए गए हैं? पहला है, हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि और उसका विकास 15 वर्षों में कर लेना चाहिए। दूसरे, वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो। सी है, आवश्यक और वांछनीय होने पर उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणता अन्य भाषाओं से शब्द लेकर समृद्ध सुनिश्चित करना। तो भाई पहली वाली बात भी सही है, दूसरी भी सही है, और तीसरी भी सही है। ठीक है जी, ये 3 जो बात बताई गई है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस अनुच्छेद में ये बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखो, अनुच्छेद 342 ये आदिवासी जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 347 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। ठीक है जी, उसके अलावा अनुच्छेद 3 है ना, अनुच्छेद 351 ही भाषा संबंधित है, ये तो भाषा संबंधित वैसे भी नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो हमारा आंसर जो है आर्टिकल 351 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है तो बी छपा हुआ, लेकिन तीसरे नंबर पर है। अनुच्छेद 351 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न। मुहावरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब भाई मुहावरे के लिए कथन दे रखे, कथन और निष्कर्ष। अभी तक मुहावरे आते हैं, कौन सा मुहावरा है, कौन सा लोकोक्ति है, लेकिन अब इसने जो है ना, सीधे कॉन्सेप्ट दे दी कि मुहावरा के बारे में आप क्या जानते हैं।
भाषा में कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रयोगों की एक जाति को मुहावरा कहते हैं। हिंदी में इसके लिए प्राय वागधारा शब्द का प्रयोग आता है। देखो आप, ये शब्द आपको याद रखना है। दूसरा है कि लोक भाषा के सांचे में डल डल कर निकलने वाले वे वाक्यांश जो केवल लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा अपना अर्थ प्रकट करते हैं और व्याकरण के नियमों से नियंत्रित नहीं होते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। तो भाई यहाँ पर पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर मुहावरा पूछा हुआ है ना, मुहावरा। तो मुहावरा याद रखना कि ये अरबी भाषा का शब्द है, ये आ जाता है। इसी मुहावरे के साथ एक शब्द आता है यहाँ पर लोकोक्ति। लोकोक्ति, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो आंसर समझना आप, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। और मुहावरा किस भाषा का है? किस भाषा का है? अरबी भाषा का। और दूसरी बात ये कि जो वागधारा शब्द आया है, वागधारा, यही आंसर दिया हुआ है। हिंदी में इसके लिए जो है वागधारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, वागधारा एक हिंदी शब्द है। हिंदी में जो है इसके लिए जो है वागधारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? मुहावरा के लिए, है ना। और यहाँ पर आंसर तो हमारा बी तो कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ भी आपको निगाहें डालनी पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जिनका पटवारी का एग्जाम है अभी, है ना, उनको बढ़िया से रिवीजन करके जाइए। बस मेन रिवीजन है, जो जितना ज्यादा रिवीजन करके जाता है उसका वहां पर कॉन्फिडेंस उतना अच्छा रहता है पेपर एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले ही कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है जो रिवीजन करके बढ़िया से जाता है। और जब कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो पेपर भी अच्छा होता है। उपभाषा और उसकी बोली के निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित युग्म है। सुमेलित युग्म बताना है आपने, कौन सा युग्म सुमेलित है? पश्चिम हिंदी छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल गलत है। राजस्थानी मेवाती, बिल्कुल सही है। मागधी अवधी, गलत है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या रहेगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, है ना, उत्तरी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, कई बार ढूंढाड़ी आता है। ढूंढाड़ी, जयपुरी को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। तो यहीं से संबंध है, डिटेल से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। देवनागरी लिपि में कुछ कथन दिए गए हैं, और कथन क्या दिए गए हैं? देवनागरी लिपि के उच्चारण में स्पष्टता होती है। क्या उच्चारण में स्पष्टता होती है? सांस्कृतिक दृष्टि से इसमें अभी बहुत विपन्नता है। ये बोल रहे कि सांस्कृतिक दृष्टि से इसमें अभी बहुत विभिन्नता है। क्या सही है? लेखन और मुद्रण में एकरूपता देवनागरी की विशेषता है। क्या ये बात सही है? और अगले वर्णों की पूर्णता और संपन्नता देवनागरी को विशिष्ट बनाती है। सत्य असत्य के निर्धारण हेतु प्रदत्त विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो भाई पहली बात तो बिल्कुल सही है कि देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बिल्कुल उच्चारण में स्पष्टता होती है। अगर हमने राम बोला है तो राम ही लिखेंगे, अगर रमा बोलेंगे तो रमा ही बोलेंगे। उच्चारण जैसा होगा वैसे लिखा जाएगा। तो उच्चारण में स्पष्टता होती है। सांस्कृतिक दृष्टि इसमें अभी बहुत विपन्नता है, ये बात गलत है। ये विभिन्नता नहीं है, इसमें संपन्नता है इसमें, है ना। सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न भाषा, विपन्न नहीं है। लेखन और मुद्रण में एकरूपता देवनागरी की विशेषता है, ये बात भी सही है। और वर्णों की पूर्णता और संपन्नता देवनागरी को विशिष्ट बनाती है, ये बात भी सही है। तो यानी हमारा का और ग और घ ये तीन सही है, और खा गलत है। खा गलत किसमें है? ये है जी, खा गलत इसमें है। और का, ग, घ ये सब सही है। तो बी वाला आंसर भाई हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी। प्रवक्ता हिंदी में पूछा गया था, अभी 3-4 दिन पहले हुआ एग्जाम। आगे देखो, 17वां है सही कथन के अनुसार विकल्प चुनिए। सही कथन के अनुसार विकल्प चुनिए। भारत में 3 लिपियों के लेख मिलते हैं, सिंधु घाटी, खरोष्ठी लिपि और ब्रह्मी लिपि। और सेकंड है ब्रह्मी लिपि की उत्तरी धारा की कुटिल लिपि से प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास होता है। क्या ये बात सही है? अब देखो, केवल कथन सही है, केवल कथन 1 सही है ना, कथन 2 सही है,
एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही सेकंड सही है। तो भाई भारत की लिपियों में जो है सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ट लिपि, ब्रह्म लिपि, ये लिपि है भारत में, ठीक है जी। और ब्रह्म लिपि की उत्तरी धारा कुटिल लिपि में प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कथन एक और दो दोनों सही है, ठीक है जी, सी वाला विकल्प। ग्रामर के सारे क्वेश्चन नोट से आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से हो, है ना। जो नोट्स हम ग्रुप सी के लिए बनवाते हैं, है ना, उस ग्रुप सी वाले नोट से ही सारी ग्रामर आई हुई है, ठीक है जी। तो ग्रामर तो है ना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाई ये कि थोड़ा से क्वेश्चन को लंबे बना दिए इन्होंने। हिंदी के विकास, हिंदी के नहीं, हिंदी के किस रचनाकार ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया भाई मध्य देश की भाषा के लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया या मध्य देश की भाषा को हिंदवी शब्द किसने बोला, किसने प्रयोग किया? सही विकल्प का चयन कीजिए। इंशाल्लाह खां, अमीर खुसरो, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी वाला अमीर खुसरो, है ना। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को मानते हैं। और इसी अमीर खुसरो ने जो है मध्य देश की भाषा के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से 18 प्रश्न हो गए। 19वां प्रश्न ये रहा, किस लिपि में देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? भाई देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, ये खरोष्टी है, खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, महाजनी लिपि से। भाई भारत की अधिकांश लिपियों का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है जी। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक लिपि मानी जाती है, ठीक है। जब आप नोट्स पढ़ते हैं तो ब्राह्मी के अंदर आप पढ़ते हैं, है ना, ब्राह्मी की अलग, उत्तरी अलग है, दक्षिणी अलग है, फिर कुटिल लिपि, सूत्र लिपि, नागर लिपि, ऐसे करके जो है आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर। 20वां क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए आर्टिकल 351 के आगे दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिनियमों की विधेयकों की प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यक, मैच करना है कहां पर क्या है, ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले देखो जो सबसे इजी है इसमें वो अनुच्छेद 351 है। और अनुच्छेद 351 में जो है केंद्र सरकार को निर्देश है कि वो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है हिंदी भाषा का विकास करें। केंद्र सरकार को निर्देश है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है कोई ना कोई काम करता रहेगी। तो हिंदी भाषा का विकास करने का निर्देश जो है अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को दिया गया है। तो यानी ए का में 4 चाहिए जी, ए का 4 भाई, ए का 4 यहाँ भी है और ए का 4 यहाँ भी है, 2 होने की चांस है। अब इसके बाद और जो सिंपल है, अनुच्छेद 348 में भाई न्यायालय की भाषा है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा प्रयोग होती है वो कौन सी? अंग्रेजी, ठीक है जी, अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट की जो भाषाएं हैं, न्यायालय की जो भाषाएं हैं, वो हमारा जो है ए वाला हो जाएगा, 348 का ए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का जिक्र। तो 348 का ए, यानी डी का हमें चाहिए एक, डी का चाहिए एक। तो डी का एक कहाँ है जी? डी का एक यहाँ तो है नहीं है, डी का एक इन दो में से जो है यहाँ तो है नहीं, तो यही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। तो सी वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी और मिलाने की जरूरत ही नहीं है, मिलाना चाहो तो मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज के जो है 20 प्रश्न हमने वो प्रश्न आपके बीच में रखे हैं जो प्रवक्ता हिंदी का एग्जाम हुआ था, यूकेपीएससी ने कंडक्ट कराया था। और उस एग्जाम में जो है करीब करीब जो है 50 प्रश्न के आसपास जो है ग्रामर के आए हुए थे। उनमें से जो है कुछ प्रश्न मैं आपके बीच में लाया हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी हैं, और यदि आप हिंदी साहित्य में लेक्चरर एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सबक है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने गलत किए हैं तो ऐसी गलती दोबारा ना करें। और अगर आपका लेक्चर का पेपर जो है ठीक नहीं रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन सबका दिन आता है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, लगातार पढ़ते रहिए। अभी एलटी का है ना, एलटी की भर्ती आने वाली है, तो जिनका प्रवक्ता हिंदी का पेपर ठीक नहीं हुआ है वो एलटी हिंदी में लग जाइए,
उसमें जो है सब्जेक्ट भी आना है, साइकोलॉजी भी आना है। हमारे पास दोनों चीज़ों की व्यवस्था है। आप हमसे संपर्क करिए, हम आपके साथ लगातार तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।